हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के, जो कि हमारा विषय आप सबको पता है चल रहा था इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे अध्याय नंबर 8 की। ये अध्याय नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? महिला एवं जाति सुधार। तो भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर के और भारत में जाति व्यवस्था को लेकर के कुछ लोगों ने सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू की। बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के बारे में भी और जातिगत जो कुरीतियां, जो भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। आइए समझते हैं उन चीज़ों को। हालांकि हमने इससे पहले सभी वीडियो में इस तरह की सारी बात कंप्लीट कर ली थी, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। आपके हर एक चैप्टर के पीछे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हम लोग उन क्वेश्चंस का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके आप भी मेरे साथ इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दें और इत्मीनान से देखें कि आपका ये उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1, पहला प्रश्न क्या बोलता है? पहला प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया? निम्नलिखित में से किन लोगों ने, जो लोग आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, इन लोगों में से ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रयास किया? जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे सामाजिक सुधारकों के नाम हैं। यानी इन्होंने किसी न किसी प्रकार की या तो किसी सभा या संगठन का निर्माण किया होगा, स्थापना की होगी, या कोई विशेष चीज को इन्होंने समर्थन दिया होगा। तो आइए समझते हैं एक एक व्यक्ति के बारे में। फिर हमारा जो सटीक उत्तर होगा वो भी जो हमने सिलेक्ट किया है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नाम की। पहला नाम बड़ा अहम है इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। इनका नाम है राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय साहब के बारे में कौन नहीं जानता। राजा राम मोहन राय साहब लॉर्ड विलियम बेंटिंक नाम का एक गवर्नर जनरल इंडिया में होता था, उसके समय में राजा राम मोहन राय भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने उनकी मदद से बहुत अच्छा काम किया। राजा राम मोहन राय के नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर लिखना क्या है? लिखना है कि उन्होंने कौन से सामाजिक विचारों का समर्थन दिया और प्रसार भी किया। तो राजा राम मोहन राय साहब बोलते थे कि सती प्रथा जो है ये बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज की। उन्होंने प्राचीन बौद्ध धर्म का अनुवाद करते हुए लोगों तक ये जागरूकता फैलाई कि भैया कहीं पर भी सती प्रथा के बारे में सही नहीं लिखा गया है और सती प्रथा सही नहीं है, उसको बैन करना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। सन 1830 में उन्होंने एक संगठन बनाया था, एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय साहब ने बनाया था। और सती प्रथा को बैन करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, यानी करवाने वाले प्रयास, सती प्रथा को खत्म करने का जो प्रयास किया गया था वो भी राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को भारत का पहला आधुनिक सुधारक का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारत में शिक्षा के प्रसार को लेकर भी अपना एक व्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में शिक्षा का प्रसार, पश्चिमी शिक्षा को भारत में लाना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा के वो हिमायती थे। उन्होंने बोला था कि ये हो सकता है, इससे काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वासों से भरा हुआ है। तो पश्चिमी जो ज्ञान है, जो अंग्रेजी भाषा में ज्ञान दिया जाता है, ये जो कल्चर है, इससे भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए, ये राजा राम मोहन राय कहते थे। लेकिन इतनी सारी लिखने के बजाय कुछ एक दो लाइन भी लिख सकते हैं हम इनके बारे में। ब्रह्म समाज और सती प्रथा भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। अब आइए बढ़ते दूसरे व्यक्ति के पास। दूसरे व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। ये दयानंद सरस्वती कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे एक विचारक कहे जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने एक बड़ा ही अच्छा समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था आर्य समाज। तो मैं समाज के ही नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर तो कौन थे? ब्रह्म समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये ब्रह्म समाज के थे। बाकी जो दूसरे वाला व्यक्ति हैं उनका नाम है
दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आर्य समाज का मोटिव क्या था? आर्य समाज में विधवा विवाह पर भी इन्होंने बल दिया था, तो विधवा विवाह जो है इसको भी वो काफी समर्थन दिया करते थे। और वैसे भी आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति में तब तक सुधार नहीं आ सकता जब तक जो है लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसीलिए आर्य समाज के लोगों ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल तक खुलवा दिए। वीरेशलिंगम पंतल या पंतलु, ये वीरेशलिंगम पंतलु कौन थे? ये वीरेशलिंगम पंतलु जो थे ये साउथ इंडिया के एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक और एक अच्छे सुधारक भी थे। इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई। वीरेशलिंगम साहब जो थे इन्होंने विधवा विवाह को लेकर के सती प्रथा को लेकर के इन्होंने भी अच्छा काम किया था, यानी संगठन बना लिया था। सती प्रथा को लेकर विधवा मतलब महिलाओं के लिए इनने भी अच्छा काम किया था। वीरेशलिंगम पंतलु साउथ इंडिया के एक बड़े ही अच्छे समाज सुधारक रहे थे। नेक्स्ट है ज्योतिराव फुले, या इन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। इनका तो एक समाज बड़ा फेमस था, सत्य शोधन समाज। इन्होंने एक समाज का गठन किया था जिसका नाम था सत्य शोधन समाज। और ये महिलाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। ज्योतिराव फुले का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो जातिवाद पर था। तो ये जो जाति प्रथा है इनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि ये जो आर्यंस हैं, ये जो ब्राह्मण है, ये आर्यंस के वंशज हैं और ये आर्य लोग बाहर से आए थे और हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर इन्होंने राज किया, हमला किया और हमें नीची जाति का बना दिया। और यही वो लोग हैं जो हमारे ऊपर राज करते हैं और हमें अछूत मानते हैं। ये उनका था कि इनका कोई अधिकार नहीं है इस देश की जमीन जायदाद पर, सारा अधिकार हमारा है, ऐसा ज्योतिराव फुले साहब कहते हैं। ज्योतिबा फुले साहब ने तो एक बहुत ही अच्छी किताब भी लिखी थी जिनका नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी नाम की किताब भी वो लिखते हैं। उसके बाद बात आती पंडिता रमाबाई की, काफ़ी प्रख्यात पंडित थी ये और इनको संस्कृत वेदों की जानकारी थी। संस्कृत वेदों की ज्ञाता, तो संस्कृत वेदों की, पुराणों की, किताबों की ज्ञाता ज्ञानी थी ये। और इन्होंने पूना में एक विधवा गृह बनवाया था। किन्होंने? श्रीमती जो क्षमा करें, पंडिता रमाबाई ने जो है एक विधवा गृह खुलवाया था पूना में। और ये विधवा गृह क्या था? जिन महिलाओं को ससुराल में अत्याचार हो रहा था वो महिलाएं आकर के इन विधवा गृह में आ सकती थी और उन महिलाओं को यहाँ पर ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिससे कि महिलाएं अपने जीवन का खुद रोजी रोटी कमा सके। इसका मतलब स्किल इंडिया प्रोग्राम से कम नहीं था इनका। तो बहुत अच्छा सोचो, आज सरकार 2016-17 में आकर के स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, कौशल विकास प्रोग्राम सरकार अब चला रही है, लेकिन पंडिता रमाबाई ने उस समय चला दिया था महिलाओं के लिए। तो वो भी कोई कौशल विकास योजना से कम नहीं था कि विधवा गृह खोल करके उनको ऐसी चीज़ें, ऐसी काम करना सिखा रहे थे जिससे कि वो खुद का अर्निंग कर सके। क्योंकि इनका मानना था कि महिलाएं जब तक डिपेंडेंट रहेगी तब तक महिलाओं के साथ अत्याचार जुड़ा रहेगा। जिस दिन महिलाओं ने इस डिपेंडेंसी खत्म कर दी और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो स्वाभिमानी हो जाएगी, उस दिन ये अत्याचार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अपना खुद का परिचय बनाने की, आइडेंटिटी बनाने की, खुद का एक नाम बनाने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया था। नेक्स्ट नाम है पेरियार। पेरियार ईवी रामास्वामी है ये। तो ईवी रामास्वामी नायकर साहब, इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर साहब और इन्हें प्यार से शॉर्ट नाम से पेरियार बुलाते थे। पेरियार साहब कहते थे इनको। तो पेरियार साहब ने जातिवाद को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही। तो पेरियार साहब जो है ये वैसे ही है जैसे बी आर अम्बेडकर हमारे नॉर्थ इंडिया में थे, वैसे ही साउथ इंडिया में ईवी रामास्वामी पेरियार थे। तो ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे ये जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर, इनका जो नाम था वो था नायकर। ये जातिवाद को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, केरला से थे ये नायकर साहब। जातिवाद, ऊंच नीच को लेकर के काफ़ी ये जो है चिंतित थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। इनको लगा था कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी, तो कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन एक दिन कांग्रेस में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि एक दिन भोजन पर बुलाया सबको खाने के लिए। अब भोजन पर बुलाया तो क्या हुआ, वहाँ पर इनके लिए अलग से भोजन परोसा गया। कांग्रेस में भी ऊंची जाति और नीची जाति के सभी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, नीची जाति के लिए जो भोजन की व्यवस्था थी वो अलग से करेगी। तो इनका मन थोड़ा हताश हो गया कि यार जिसके यहाँ न्याय मांगने के लिए आया था
वो खुद ही अन्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और लगातार धर्म ये जाति संबंधित जो भेदभाव थे उनकी आलोचना करने लगे थे। पेरियार साहब बहुत कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि हम द्रविड़ लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्यन विदेशी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं, तो इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि हमारे ऊपर राज करके हमें नीचा दिखाए। तो अब समय आ गया है कि उठो, खुद स्वाभिमान बनो। उन्होंने बोला कि अब समय ये है कि दलितों को, निचली जातियों को सम्मान वापस लाना है तो खुद संगठित होना पड़ेगा। हम किसी ऊंची जाति वाले लोगों से आशा भी नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस से वही उम्मीद की थी। तो ऐसे में वे जो आपके पेरियार साहब है वो बहुत अच्छी सोच रखते थे। मुमताज़ अली जो है, मुमताज़ अली ये एक लेडी हैं, एक मुस्लिम लेडी है जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को आयतें जो होती कुरान की आयतें का हवाला दिया था, आयतों का हवाला दिया था। इन्होंने कहा था कि कुरान की आयतों में लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा लेने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। तो कहीं ना कहीं मुमताज़ अली ने मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का या प्रोत्साहन दिया था। तो मुमताज़ अली के बारे में भी यहाँ हम लिख सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो व्यक्ति है जिनकी बदौलत भारत में विधवा विवाह को लेकर के कानून बनाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही वो प्रयास थे जिसकी वजह से 1856 में अंग्रेजों ने विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। तो आइए एक एक करके इनके सबके बारे में एक बार और से अच्छे से जो उत्तर हमने चूज़ किया है इसके लिए उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो लिखी है चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आगे इनका ओरिजिनल आंसर देख लेते हैं। वही उत्तर जो हमने लिखा था वो उत्तर यहाँ पर मिलेगा आपको। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, जो आपको लिखना है अपनी पुस्तिका में, वो ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा का नाम एक सुधारवादी संगठन बनाया गया। ब्रह्म पहले तो बनाई गई थी ब्रह्म सभा, फिर वो ब्रह्म सभा बाद में क्या बन गई, ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। सती प्रथा का विरोध किया किसने, राजा राम मोहन राय ने। चाहे तो सती प्रथा अंत वाला भी लिख सकते कि 1829 में अंत हो गया था। ब्रह्म समाज का तारीख भी लिख सकते हैं कि 1830 में ब्रह्म समाज बन गया था। तो जो आपको सही लग रहा वो लिख भी सकते हैं, नहीं तो शब्दों में जो लिखा हुआ है वो कम नहीं है। दूसरे व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में है कि आर्य समाज की स्थापना की थी। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की स्थापना की थी और विधवा विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि विधवाओं का जो दोबारा से विवाह हो रहा है ये बिल्कुल सही है, इसलिए विधवा विवाह जो है ये गलत नहीं है। तो उसका समर्थन कर रहे थे कौन, दयानंद सरस्वती साहब विधवा विवाह का समर्थन कर रहे थे। वीरेशलिंगम पंतलु जो थे ये भी विधवा विवाह के समर्थक थे और इन्होंने विधवा विवाह को लेकर के विरोध में एक संगठन भी बनाया, क्षमा करें, विधवा विवाह को समर्थन देने के लिए एक संगठन भी बनाया था और रैलियां जुलूस भी साउथ इंडिया में इन्होंने लिखा ली थी, इसलिए फेमस हो गए थे। ज्योतिबा फूले की बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना नामक एक संगठन बनाया था और ये जातीय समानता के समर्थक थे। जो जातिगत जो भेदभाव इंडिया में चल रहा था ये उस जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। कौन करते थे, ज्योतिबा फूले साहब कर रहे थे। तो ज्योतिबा फूले साहब ने एक तो संगठन बनाया जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। क्या नाम है, नाम है सत्य शोधक समाज। और ये जातिगत समानता को लेकर के इनका बड़ा अच्छा व्यू था कि जातिगत भिन्नताएं नहीं होना चाहिए, सब इंसान है, इंसान की तरह ट्रीट होना चाहिए, सब इक्वल है, समानता की बात करते थे। बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। तो पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान ज्ञानी थी, मैंने आपको बताया। तो एक महान विद्वान थी वो और पूना में उन्होंने विधवा गृह की स्थापना भी की थी। मैंने और भी कहानी आपको सुनाई थी कि इन्होंने उन विधवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि जैसे मानो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, वो उनको स्किल दे रही थी, कुछ ना कुछ सिखा रही थी जिससे कि वो अपना खुद का अर्निंग कर ले। दोस्तों ये तो बिल्कुल वाजिब सी बात है कि अगर जब आप अपनी अर्निंग करना शुरू कर देते हो तब आपकी अपना ही अपने आप में आपको आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो जाता है और वही आत्मविश्वास आपको आगे भी ले जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट था पेरियार साहब। पेरियार साहब जो है वो मैंने बोला था ना कि पेरियार साहब जो है वो जातिवाद के काफ़ी खिलाफ थे। पेरियार साहब ने बहुत सारी बातें कही, जैसे अंबेडकर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में थे, साउथ इंडिया में पेरियार साहब थे। ये पेरियार साहब ने पहले क्या किया, बहुत गहराई से इन्होंने हिंदी ग्रंथों, हिंदू जो ग्रंथ थे पुराने हमारे, उनका अध्ययन किया। हिंदू ग्रंथ, महाभारत, रामायण, सभी, गीता, सभी का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनके आलोचक बन गए। ये अध्ययन केवल समझने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए नहीं कर रहे थे, ये उनकी कमियां ढूंढने के लिए करते और फिर उनमें बहुत सारी कमियां सामने आई और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस हिंदू वेद पुराणों का काफ़ी आलोचना की। उनने बोला कि आज भारत में
ऊंची जाति का नीची जाति के ऊपर प्रभुत्व जो है, या भारत में पुरुषों का महिलाओं के ऊपर जो प्रभुत्व है, इसका मेन कारण ये हिंदू रीति रिवाज, वेद पुराण, जितने भी चीज़ें, ये सब रीज़न है। क्योंकि ब्राह्मण लोग इन्हीं के डर से अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। मुमताज़ अली की बात करते हैं। मुमताज़ अली एक मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करती थी। मैंने बताया भी था आपको कि भाई उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा था कि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पे एक तो चीज़ क्या है कि उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले, प्लस विधवा विवाह को समर्थन दिया। तो विधवा विवाह को समर्थन देने वाले यही व्यक्ति थे, को समर्थन, इतना समर्थन दिया, इतना प्रयास किया कि विधवा विवाह दोबारा से होना शुरू हो गया देश में। तो विधवा विवाह जो पहले जो सती वाला प्रावधान था वो तो खत्म हो ही चुका था, लेकिन उन विधवाओं का क्या जो अपनी जीवन अकेले गुजर बसर कर रही थी, उनके लिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट निकाला था। और इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनके लिए ही बहुत ज़्यादा नाम से जाना जाता है कि इन्होंने वो काम किया था विधवाओं के लिए। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 खत्म हो चुका है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सही या कौन सा गलत है? तो नंबर क, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति का अधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। गौर से सुनो जरा, इसको गौर से पढ़ो, गौर से देखो प्रश्न को। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति का अधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो क्या ये बात सही है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अंग्रेज़ों ने जैसे ही बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित की, अंग्रेज़ों ने भारतीय पुरानी रीति रिवाज को पलटने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। चाहे वो कानून गोद लेने का हो, विवाह का हो, संपत्ति अधिकार हो, हर तरह के कानून उन्होंने बनाए। तो उन्होंने कानून बनाए तो ये सही था। अरे गोद लेने वाले कानून में तो डलहौजी का आपने सुना ही था ना, कि यदि मान लो कोई भी व्यक्ति की, जो किसी भी महिला के मतलब किसी भी राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है, उसका उत्तराधिकारी नहीं होता, तो वो गोद नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कानून बना दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऐसे अलग अलग कानून बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल विधवा विवाह को लेकर कानून बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा को लेकर कानून बनाए। अंग्रेजों ने डेफिनेटली कानून बनाए थे, इसलिए इसको कथन को क्या हमने बोला, ये बिल्कुल सत्य है। कथन नंबर ख, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीके में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ा था। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? समाज सुधारक जो लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों की बात कर रहे हैं। समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए, जब ये सामाजिक तौर तरीके मतलब जैसे सती प्रथा एक सामाजिक तौर तरीका था, विधवाओं का विवाह नहीं होना एक सामाजिक तौर तरीका था, बाल विवाह होना ये एक सामाजिक तौर तरीका था। तो उनको इन सामाजिक तौर तरीके सुधार लाने में ग्रंथों से, प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ा। क्या वो प्राचीन ग्रंथों से दूर थे? अगर वो प्राचीन ग्रंथों से दूर होते तो फिर उन्हीं ग्रंथों का हवाला दे करके राजा राम मोहन राय क्यों कहते हैं कि सती प्रथा सही नहीं है? राजा राम मोहन राय ने प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करके लोगों तक जागरूकता फैलाई थी। तो प्राचीन ग्रंथों की वजह से सब कुछ हुआ है। प्राचीन ग्रंथों की वजह से ही हमें हमारा तौर तरीके बदलने में मदद मिली, क्योंकि उन ग्रंथों में कई सारी बातें सही थी। इसलिए ये दूर नहीं रहना पड़ा, बल्कि क्या थे, वो तो उसके नज़दीक गए। तो ये वाला ख वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा, ये गलत है। तीसरा यानी ग वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये सही है या गलत। तो सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि उस समय भारत में जो समाज सुधारक थे उनको सभी लोगों का समर्थन मिलता था? अगर सभी लोगों का समर्थन मिलता था तो ये लोग कौन थे फिर? ये जिसका नाम मैं लिख रहा हूं, ये रूढ़िवादी लोग कौन थे?
ये रूढ़िवादी वो लोग थे और ज़्यादा संख्या में जो पुराने तौर तरीके को बदलना नहीं चाहते थे। ये रूढ़िवादी लोग वो पुराने लोग थे जो पुराने तौर तरीके परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, जो जातिवाद को सही ठहराते थे, जो ऊंच नीच की भावनाओं को, अछूतों का जो ट्रेंड है उसको सही ठहराना चाहते थे। जब ये लोग ऑलरेडी मौजूद थे तो इसका मतलब साफ है कि सारे लोग समर्थन नहीं करते थे। अगर सारे लोग ने समर्थन किया होता तो आज देश में ये सारी ऊंच नीच भेदभाव सब कुछ खत्म हो गया होता, आज से 200 साल पहले खत्म हो गया होता। इसका मतलब तो साफ है कि ये कथन बिल्कुल गलत है। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया और बस यही था कि उनके पीछे लोगों का साथ कम था, इस वजह से वो देर लग गई। नहीं तो अगर लोग साथ देते तो कब के हम लोग बदल चुके होते। क्या कारण था कि भाई अंग्रेजों को हमारे लिए कानून बनाना पड़ा। अगर वाकई में हमारे साथ सब होते तो अंग्रेजों को जहमत नहीं उठानी पड़ती कानून बनाने की। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, घ वाला। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। कभी कभार ये यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है कि 1829 में भी मिल जाता है ना, तो जो भी हो, अगर 18, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो आपको एग्जाम में ऐसा कथन मिल जाए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में, अगर इसकी जगह क्या मिल जाए आपको 1829, कंफ्यूज करने के लिए 29 तो सेम रखेगा लेकिन बाकी खत्म कर देगा। क्योंकि देखिए सती प्रथा भी 1829 को थी और बाल विवाह उसके 100 साल बाद यानी 1929 में थी, तो दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो 1829 में पारित किया गया। अगर ऐसा आ जाए तो जल्दबाजी में हम लोग क्या 29 को देख लेते हैं, 18 को भूल जाते हैं और सही कर देते हैं। तो अगर 19 की जगह 1829 आता तो वो गलत होता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1929, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। अभी तक जो हमने प्रश्न पढ़े उसमें एक टिप्पणी वाला था और दूसरा सही और गलत वाला था। तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा सब्जेक्टिव, इसमें आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में किस तरह से मदद मिली। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से ये जो हमारे देश के सुधारक थे इनको समाज सुधारने में किस तरह से सफलता मिली या किस तरह से कानून बनाने में मदद कैसे मिली। एक बात तो साफ हो गई, इस लाइन ने ये बात तो क्लियर कर दी कि वाकई में प्राचीन ग्रंथों ने जो है कानून बनाने में मदद तो की होगी, तभी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। की या नहीं की पूछता तो फिर डाउटफुल रहता है, इसका मतलब मदद तो मिली है। देखिए प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जो भारत की जो कुरीतियाँ हैं, पुराने तौर तरीके, उनको बदलने को लेकर के उन्होंने इन कुरीतियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जो प्रथा आप चला रहे हो उसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। प्राचीन ग्रंथ हमें कभी भी महिलाओं को अपमानित करना या महिलाओं को जान से मारना नहीं सिखाता है। और कहीं ना कहीं आप सती प्रथा का नाम लेकर के महिलाओं का मर्डर कर रहे हो, मार रहे हो, सीधा जिंदा जला रहे हो। किसी को जिंदा जलाना कोई भला कोई पुण्य का काम कैसे हो सकता है भाई। एक पति के मर जाने के बाद पत्नी कैसे उसके साथ आत्मदाह कर लेगी, ये इसमें तो कोई साइंस कुछ बोलता ही नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नियम नहीं अपने यहाँ चल रहा है, प्राचीन ग्रंथों में तक सती प्रथा का जिक्र नहीं है, तो फिर कैसे। तो ऐसे में क्या हुआ, अब दिक्कत क्या है कि ऐसा नहीं था कि पहले के लोगों को नहीं पता था ये बात। राजा राम मोहन राय और इन लोगों से पहले के लोग भी ये बात जानते थे कि ये प्राचीन कुरीतियाँ हैं, हो सकता है वेदों में नहीं लिखी हो, पुराने लोगों में, पुराने किताबों में इनके बारे में जिक्र नहीं था, सबको पता था। सबको मतलब जो लोग वेदों का ज्ञाता थे, जो पंडित लोग थे, जो पढ़ते थे, उनको तो पता था। लेकिन क्या था कि और आम आदमी तक ये बातें जाती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले किताबें कम हुआ करती थी, संचार के माध्यम कम होते थे। संचार के माध्यम किताबें, अखबार ये नहीं होने की वजह से सारे के सारे लोग पंडितों पर ही बिलीव करते थे कि अगर इन्होंने किताब में, पोथी में देख के जो बता दिया वही सच होता था। उन्होंने बोल दिया कि आज इस साल की बुआई करनी है, इस साल ये फसल बोनी है तो वही बोएंगे। इतना विश्वास उस समय हुआ करता था। क्यों? क्योंकि किताबें कम थी, संचार कम था, अंधविश्वास ज़्यादा था। लेकिन क्या हुआ, एक तो आधुनिक युग आ गया। ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में पेपर छपना शुरू हुए, संचार के माध्यम बढ़े, धीरे धीरे किताबें, पत्र पत्रिकाएं, सब चीज़ हुई। लोगों के बीच में जागरूकता का भाव पैदा हुआ और इसी जागरूकता के भाव की वजह से क्या हो गया, कानून बनाने में मदद मिल गई। लेकिन ये जागरूकता का भाव आखिर पैदा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मोटिव था? इसके पीछे मोटिव था हमारे प्राचीन ग्रंथ। जैसे राजा राम मोहन राय साहब ने बौद्ध धर्मों का
जो है अनुवाद करके लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया कि देखो बौद्ध ग्रंथ में, इस ग्रंथ का मैंने अनुवाद किया, इस ग्रंथ की इस लाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है जो कि महिलाओं का आत्मदाह करने से संबंधित हो। तो सती प्रथा को वर्जित उन्होंने कहा था। तो ऐसे में अब वो अकेले बोलते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सुनते उनका। जब तक पत्र पत्रिकाओं में छापोगे नहीं, लोग कैसे समझेंगे। तो लोगों तक धीरे धीरे ये बात पहुंची, इसीलिए जागरूक हो गया और उन्होंने उनको आराम से ऐसे कानून बनाने में मदद मिल गई। तो ये कह सकते हैं कि इन सभी संचार के माध्यमों की वजह से ऐसा हुआ, और प्राचीन ग्रंथों ने तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक काम किया ही है। तो कानून बनाने में प्राचीन ग्रंथों से कैसे मदद मिल गई? प्राचीन ग्रंथों से हमें ये तो पता चल गया कि जो हो रहा है वो गलत है। ऐसे में संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे, तो हमें प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई बात को अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं हो रही थी। दूसरा, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, तो पहली बार क्या हुआ है? किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती भी थी, और जो पांडुलेखन होता था ना पुराने समय में, जो पत्ते पर लिखने की कला होती थी, और वो उसकी फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते थे, छपाई खाने भी नहीं थे, तो वो एक ही के पास होती थी, तो उसमें जो लिखा होता था वही पढ़ लेता था। यहाँ तक कि उन पांडुलिपियों को इतना पवित्र माना जाता था कि केवल उसको पढ़ने का अधिकार पंडितों के पास में था। ऐसे में पंडितों के अलावा किसी और जाति के व्यक्तियों को, खासकर निम्न जाति और महिलाओं को तो बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उन तक जागरूकता फैलेगी कैसे? लेकिन अब क्या होने लगा था? किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं छपने शुरू हो गई थी, जो कि पुराने साधनों के मुकाबले काफ़ी सस्ती और ज़्यादा लोगों की पहुँच में थी। तो जागरूकता फैलाना बहुत आसान हो गया था। नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम आदमी तक पहुंचने लगी। अब धीरे धीरे शहरों में हर तरह की जो चर्चाएं हैं, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, जो भी समस्याएं थी उन पर चर्चाएं आजकल फिर आम आदमी लोग करने लगे कि नहीं यार वो सही है। उस ग्रंथ में नहीं बोला कि हमारे प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो वहाँ कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों की मदद से और आधुनिक युग के शुरुआत की वजह से ये सारे काम हो गए थे। संचार माध्यमों की वजह से आसानी से कानून बनाने में इनको मदद मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की तारीख में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमको थोड़ा सा हंसना भी आ जाएगा, ऐसी कौन सी बातें है, ये कौन सोचता है। लेकिन पुराने समय में लोग ये बात भी सोचते थे। हो सकता है उस समय इतनी ज़्यादा सोच का विकास नहीं हुआ होगा, या लोगों के मन में जागरूकता नहीं रही होगी, या फिर उसके पीछे पुराने प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातें, या जो पंडितों ने जो बातें लोगों को कही थी उस पर लोगों को विश्वास रहा होगा। इस वजह से लोग सोचते थे। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? लोगों के पास यहाँ पर कई सारे कारण होते थे। ये बोलते थे कि भाई ये शिक्षा जो है लड़कियों को दूर ले जाएंगी, घर से भगा ले जाएंगी घर से, ऐसा तक बोलते थे। रूढ़िवादियों को बड़ा डर था इस चीज़ से कि अगर ये लड़कियां स्कूल जाने लग जाएंगी तो ये घर से दूर हो जाएगी और घर के कामकाज नहीं करेगी, क्योंकि ये जागरूक हो जाएगी। शायद यही कारण था कि पुरुष वर्ग ने महिलाओं को जागरूक होने ही नहीं दिया सालों तक, क्योंकि महिला अगर आज से 200 साल पहले जागरूक हो जाती तो देश का कुछ और ही भविष्य होता। तो ये इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो है मेल। तो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि महिलाओं को स्कूल न जाने के पीछे पुरुष वर्ग का ये सोचना था, रूढ़िवादी पुरुष वर्ग थे वो, कि भाई महिलाओं को स्कूल भेजा तो ये घर से दूर भगा ले जाएगी, ये शिक्षा उसको, ये कामकाज नहीं करेगी, गलत हवा लग जाएगी, बिगड़ जाएगी। ये सारी की सारी बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी थी। अब वो घर का पोछा बर्तन झाड़ू ये सब नहीं करेगी, शादी वादी नहीं की तो क्या करेंगे, समाज में नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं के पुरुष और पति जो लिबरल होते थे, उदार चरित्र के होते थे, उनको लगता था कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, वो भी महिलाओं को शिक्षा देने लगे थे। तो कुछ महिलाएं पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पर भी पुरुषों के वहाँ पर भी दिमाग में क्या था, इस चीज़ को लेकर के उनको थोड़ा सा डाउट था। वो क्या करते थे, घर पर टीचर बुला करके उन महिलाओं की पढ़ाई घर पे करवाया करते थे। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो महिला को केवल महिला टीचर ही पढ़ा सकती थी। तो सोचो कितना हद तक उनका स्टीरियोटाइप जो होता है ना, वो जो सोच होती, संकीर्ण सोच, वो किस तरह की थी। उनका भी मानना यह था कि अगर लड़कियां जो है समाज में खुलेआम घूमती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ सकती है, समाज का उसका दूसरा गहरा असर पड़ सकता है। तो यार ये फिर अगर उसको आप इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो फिर आपको समानता तो देनी पड़ेगी। तो लेकिन उस समय ऐसी सोच रखते थे, तो हमें उसी उत्तर को ध्यान रखना है। इसमें अपना आज का परसेप्शन जो है वो इसमें मैच नहीं करना है।
पुराने समय के हिसाब से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, नया जो है उसको अलग रख दो अभी, और जो पुराना समय था वो क्या करता। तो लोगों का स्कूल नहीं भेजने के पीछे क्या कारण थे? लोगों के कारण नंबर एक, स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी। स्कूल जाने की वजह से क्या होगा कि लड़कियां जो होगी ये घरों से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी। इससे वो अपना पारंपरिक जो घरेलू काम है, जो बर्तन पोछा झाड़ू, ये जो घर का काम साफ सफाई का होता था, घरेलू गृहिणी का काम, वो नहीं कर पाएंगी। दूसरा कारण ये बोला उनने, दूसरा जो कारण था नहीं जाने का, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता है, उसके लिए ठीक नहीं होगा, वो बिगड़ जाएगी, गलत हो सकता है, सार्वजनिक स्थानों से लड़कियों का जाना सही नहीं रहेगा। तीसरा, लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वे बिगड़ जाएगी, उनके चरित्र की बात कर रहे हैं वो। तो ऐसे में वो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला, लेकिन फिर भी ये उनका परसेप्शन था। हमें तो उत्तर यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न आज की तारीख का नहीं है, प्रश्न आज से 200 साल पुराना है। तो डेफिनेटली इससे भी हद तक, कुछ और हद तक उनकी सोच रही होगी, लेकिन 3 चीज़ें तो हमने लिख दी हैं, बात समझ में आ गई। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? भारत के में जो ईसाई प्रचारक आए थे, ईसाई लोग जो आए थे प्रचार करने के लिए, ईसाई मिशनरी आए थे इंडिया में, और इनकी लोग आलोचना क्यों करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया, और यदि हाँ तो किस कारण किया? मतलब हमारे देश में ईसाई मिशनरियों का कहीं ना कहीं विरोध हुआ है, लेकिन विरोध के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारकों का समर्थन भी दिया। अब क्या कारण रहा होगा कि उसका विरोध किया, और क्या कारण रहा होगा कि उसका समर्थन किया? देखिए, विरोध जो है वो धार्मिक हो सकता है, लेकिन समर्थन जो है वो आधुनिक हो सकता है। अब मेरे इस लाइन से आप समझ गया हो तो आपके दिमाग में उत्तर गूंज गया होगा। देखिए, कुछ लोगों ने ईसाई मिशनरियों का, ईसाई प्रचारकों का इसलिए विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था कि ईसाई प्रचारक हमारे देश में आकर के हमारे देश के लोगों का धर्म भ्रष्ट कर देंगे, धर्म नष्ट कर देंगे, साथ ही साथ ये निचली जाति के गरीब लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा देंगे। ये डर था, इसलिए उन्होंने आलोचना की। लेकिन कुछ लोगों ने ईसाई मिशनरियों का समर्थन किया। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण नंबर 1, क्योंकि ईसाई मिशनरी जो थे वो लड़कियों को शिक्षा देने के समर्थन में थे, तो उससे जो है शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो शिक्षा को जो बढ़ावा दे, चाहे वो किसी भी धर्म को, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें केवल शिक्षा से मतलब है, और शिक्षा उस समय बहुत ज़रूरी थी। तो ईसाई मिशनरी शिक्षा को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए लोग समर्थन दे रहे थे। दूसरा समर्थन का ये मुद्दा था कि दूसरा वो समर्थन इसलिए भी दे रहे थे क्योंकि आदिवासी और निचली जातियां जो थी, इनको तो वैसे भी पढ़ने का अधिकार उस समय हमारे समाज में दिया ही नहीं जा रहा था। ऐसे में ईसाई मिशनरियों ने इन्हीं लोगों के लिए स्कूल कॉलेज खोले। तो कहीं ना कहीं अगर ये उनके लिए स्कूल खोलेंगे तो वो जातियां भी धीरे धीरे समझदार या जागरूक होंगी, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध भी कर सकती है, आवाज़ भी उठा सकती है, समाज जागरूक होगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने ईसाई मिशनरियों के इस मिशन को, जहां पर वो भारत में ईसाई धर्म का प्रमोशन कर रही थी, उसको उन्होंने समर्थन दे दिया। तो देखिए क्या है उसका उत्तर। उत्तर हमारे सामने है, आलोचना के कारण। पहले वो कारण, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर लाद देंगे। ये क्या करेंगे? हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे और पुरानी जो पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता को, संस्कृति को भारतीयों के ऊपर लाद देंगे। दूसरा है, जनजाति समूहों और निम्न जातियों के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, जानते नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको कुछ लाभ देकर, कुछ लालच देकर ये परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्यों ना परिवर्तन करे? जनजाति और निम्न जाति के लोगों को अब अपने धर्म में आपने जोड़ कर रखा हुआ था, और अपने ही धर्म के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दोगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो आएगा कि मैं किस धर्म का हिस्सा हूँ, जिस धर्म के देवी देवताओं को देखने तक का मुझे अधिकार नहीं है। उससे अच्छा तो वो दूसरा धर्म है जो मुझे अपनाने के लिए कह रहा है, और वहाँ पर समानता भी है, वहाँ कोई छुआछूत नहीं है, वहाँ जब चाहूँ भगवान के पास जा सकता हूँ। तो फिर इसमें रूढ़िवादियों का ये कहना गलत था कि वो उनको धर्म परिवर्तन करा देंगे। ये धर्म परिवर्तन का कारण केवल ये नहीं था कि जनजाति और निम्न जातियों में अज्ञानता थी, इसका मेन कारण था हिंदू धर्म की कुरीतियाँ,
रीति रिवाज, जो गलत चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, उसकी वजह से लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण किया। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनका जो परिवर्तन था उस समय वो बिल्कुल सही हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऊंची जातियों ने निम्न जातियों के साथ जो किया वो सही नहीं था। अगर वो सही नहीं था, अगर नीची ऊंची जातियों का नीची जातियों पर प्रभुत्व सही हो सकता है, तो जनजाति और निम्न जातियों का ईसाई धर्म को ग्रहण करना भी सही हो सकता है। आलोचना तो हमने समझ ली। समर्थन के कारण क्या है? समर्थन क्यों दिया था? कुछ लोगों ने इसको समर्थन दिया था, और समर्थन देने का कारण था कि ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा और स्त्री पुरुषों के समान, स्त्री पुरुषों के बराबर अधिकार के पक्षधर थे, और जनजाति लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए इन्होंने स्कूलों की स्थापना की। तो क्यों ना लोग इनको समर्थन करेंगे जो आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज तो लोग भी, आज की तारीख में लोग भी उसी नेता को वोट देते हैं जो काम करता है। अब केवल पार्टी को देख करके ऐसे अंधविश्वास में आंख मूंद कर वोट नहीं डालती जनता जागरूक है। देख लिया उनने सालों से कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को वोट डालेगा जो अच्छा काम करता है। बढ़ते हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न जाति के माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे। जो लोग निम्न जातियों के थे उनके लिए अंग्रेजों के समय में ऐसे कौन से अवसर पैदा हो गए। तो ये कौन से अवसर की, नए अवसर की बात कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, निम्न जातियों के लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ थी? निम्न जातियों के लिए खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। वो मजदूरी करते थे और अपना पेट पाल सकते थे। निम्न जातियों को जो समस्या थी वो अत्याचार की थी। निम्न जातियों को जो समस्या थी वो अपर कास्ट के लोग जो उनके साथ गलत बिहेव करते थे उसकी थी। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे वाक़या है ना दोस्तों हिस्ट्री में, जिसको पढ़ करके आपकी आंखों से आंसू अगर गिरना शुरू होंगे तो शायद रुकेंगे भी नहीं। इतना हद तक अत्याचार उस समय देखने को मिला होगा। तो जब हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें इतना दुख लगता है, जिन लोगों ने सहन किया होगा उनके साथ क्या हुआ होगा। तो कुल मिला के बात है कि अंग्रेज उन लोगों की बात करें जो निम्न जाति के थे। आपको पता है कि निम्न जाति को सबसे बड़ी समस्या थी भेदभाव, छुआछूत, अछूत मान करके उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, यहाँ तक कि जूतों की नोक पर रखा जाता था। ये अब देखिए कि हर एक व्यक्ति को, मुझे भले खाना मिले ना मिले लेकिन सम्मान मुझे चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। हर व्यक्ति को खाना मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है, मुझे वो सम्मान चाहिए। आपको कोई कहीं भले आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको कोई भी कहीं भी बेइज्जत कर सकता है। हर आदमी का अपना आत्मसम्मान होता है। तो अनुसूचित जाति जनजातियाँ जो उस समय निम्न जातियाँ कही जाती थी, इनको जमींदार और साहूकारों से बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों के समय में एक फ़ायदा हो गया। अंग्रेजों ने शहरीकरण शुरू किया, शहरों का विस्तार होने लगा। आपको पता है, जब शहर बढ़ता है तो सड़क बढ़ती है, जब शहर बढ़ता है तो विकास बढ़ता है, जब शहर बढ़ता है तो साफ सफाई की मांग उठती है, जब शहर बड़ा होता है तो नदी नाले साफ होते हैं, नालियों का काम चलता है, जब शहर बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, और जब कंस्ट्रक्शन, नालियों का काम, साफ सफाई का काम, सड़कों का काम करना है तो मजदूरों की मांग तो बढ़ेगी ही। और इसी शहरों में होने वाली मजदूरों की मांग ने निम्न जातियों को शहरों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि शहरों में मजदूरों की मांग बहुत अच्छी थी और शहरों में जातिवाद जैसा, ऊंच नीच जैसा कोई प्रावधान वहाँ पर नहीं था। उनको एक मौका मिल गया था इन जमींदारों से ज़िंदगी भर का पल्लू झाड़ने का। पल्लू झाड़ने से मतलब है छुटकारा पाने का। जिंदगी भर इन जमींदारों के अत्याचार से छुटकारा पाने का एक मौका मिल गया था, जो कि शहरीकरण ने उनको दिया था। बस ये अंग्रेजों के उसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे थे, वही हमारा उत्तर यहाँ पर होगा। तो वो नए अवसर कौन से थे, उन नए अवसर की बात कर लेते हैं। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। एक तो ये अवसर उनके साथ पास में था। उनके पास में क्या अवसर था कि ईसाई धर्म के जो मिशनरी लोग थे वो क्या कर रहे थे, भारत के जो जनजाति समुदाय के जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर रहे थे। तो एक तो उनको आस जगी थी कि पढ़ने लिखने के बाद ये नौकरी करेंगे, आत्मविश्वास तो आएगा, और दूसरा ये कि शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे। आपको भी पता है कि शहरों में रोजगार के अवसर क्यों आते हैं। शहर बढ़ता है तो सड़क बढ़ जाती है, सड़क बढ़ता है तो मकान बढ़ जाते हैं, मकान बढ़ते हैं तो नालियाँ, साफ सफाई, सारा काम हो जाता है, और इन्हीं सारे काम को करने के लिए मजदूर की मांग बढ़ जाती है। और इसी मजदूर की मांग ने गांव में रहने वाले अछूतों को, अछूत समझी जाने वाली जातियों को
शहर की ओर आने के लिए आकर्षित किया, और यही कारण था कि उन्होंने जल्दी से शहर की ओर प्रस्थान किया और गांव में होने वाले उस अत्याचार, उस भेदभाव से उनको मुक्ति मिल गई। तो क्या है ये कि शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियां, बाग, मील, रेलवे स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता तो थी ही। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से बहुत सारे लोग निम्न जाति के लोग होते थे। यही अवसर उनको, अंग्रेजों को यही अवसर, क्षमा करें, उन निम्न जातियों को यही अवसर अंग्रेजों के कार्यकाल में 19वीं शताब्दी में मिला था दोस्तों। तो बात समझ में आई आपको? और भी बात है, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ही, अब देखो उस समय चाय बागान बहुत फेमस हो गए थे। जो अंग्रेज लोग थे वो चाय को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, पूरी दुनिया में चाय की डिमांड थी, और चाय के बागानों में पत्तियां तोड़कर चाय निकाल कर लाने वाले लोग जो थे वो ज़्यादातर निम्न जातियों के थे। ऐसे में बहुत सारे लोग असम गए, उसके अलावा मॉरिशस नाम का एक देश जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, वहाँ पर भी इंडियंस लोग गए। ट्रिनिडाड टोबैगो, जो कि ट्रिनिडाड जो है ना ये कैरेबियन सी में आता है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत जो कैरिबियाई सागर है, जहाँ जमैका, बहामास, हैती ये देश आते हैं, इन्हीं के साइड में एक छोटा सा देश है टोबैगो एंड ट्रिनिडाड। इंडोनेशिया आदि स्थानों के बागानों में काम करने के लिए भी जा रहे थे। इस तरह उनको शहरों के साथ साथ विदेशों में भी कई सारे अवसर मिले, जिससे कि वो अपने जो अत्याचार था उससे मुक्त हो पाए। हाँ, तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह से सही ठहराया। ये ज्योतिराव फुले साहब की बात हो रही है, ज्योतिबा फुले भी इनको कहते हैं, और महात्मा फुले के नाम से भी ये दोस्तों प्रसिद्ध हैं। इन्होंने एक समाज बनाया था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, और इन्होंने ज्योतिराव फुले साहब ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम हम लोगों ने चैप्टर के दौरान पढ़ा भी था। याद करो जरा वो नाम क्या है, कौन सी किताब ज्योतिराव फुले साहब ने लिखी थी जो अमेरिका के गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव चल रहा था उसको लेकर लिखी थी? कुछ याद आया आपको? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। गुलामगिरी नाम की किताब लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, और इस किताब के जरिए और अन्य विचार भी उनके थे जिसके जरिए वो समाज में फैली जातिगत भावनाओं को, जातिगत भावना मतलब जातिगत जो भेदभाव है ना, इन सारी चीज़ों की आलोचना करते हैं। तो उन्होंने इसको, असमानता को किस तरह से सही ठहराया। तो खाली ज्योतिराव फुले ही नहीं थे, उनके साथ साथ दूसरे लोग भी थे जिन्होंने इस चीज़ को जो है नकार दिया। यहाँ तक कि भारत के BR अम्बेडकर साहब, साउथ इंडिया के EV रामास्वामी नायकर साहब, यानी जिसे पेरियार साहब के नाम से जानते हैं, इन सभी लोगों ने क्या किया, जातिगत भेदभाव को, असमानता को बिल्कुल इन्होंने आलोचना की, बोला कि ये बहुत गलत है देश में। जैसे ज्योतिराव फुले की बात करते हैं, ज्योतिराव फुले साहब क्या बोलते हैं? ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। दोस्तों हमारे देश में एक ट्रेंड था, ये जो आर्यंस 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 चल रहा था। तो क्या था कि आर्यंस का मतलब ये बोलते थे, आर्यन मतलब श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा मानना था। ब्राह्मणों को यह मानना था कि आर्यंस जो थे वो श्रेष्ठ व्यक्ति थे और हम आर्यंस के संतान हैं, वो ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण। लेकिन उनने इस बात को गलत ठहराया कि भाई आर्यंस जो है अन्य लोगों से श्रेष्ठ थे, ये बात बिल्कुल गलत है। फूले साहब का तो तर्क था कि आर्य जो है ये उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए, मतलब आर्यंस को इन्होंने फॉरेनर बोला कि इंडिया के है ही नहीं, ये बाहर से आए हैं। और बाहर से आए और हमारे देश के जो मूल लोग थे, बेचारे यही देश के वासी थे, निवासी, उन पर हमला किया। हमला करने के बाद कब्जा किया और उनके पर शासन करने लगे, और धीरे धीरे क्या कर दिया, उनको नीची जातियों का दर्जा दे दिया और उनसे छुआछूत का व्यवहार करने लगे। तो इनका कोई हक नहीं बनता हमारे देश की ज़मीन पर। ये महात्मा फुले साहब का, यानी ज्योतिबा फुले साहब का तर्क था। उनका क्या तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना दिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। सीधी सी बात है भाई, कोई हारेगा, अगर आपसे कोई युद्ध लड़ रहा है,
मान लो आपकी किसी से लड़ाई हुई और आप किसी से मात खा गए, तो आप हमेशा उससे डर के रहोगे, क्यों? क्योंकि आप एक बार मात खा चुके हो। तो जब ये यहाँ के भारतीय लोगों को इन्हें हरा दिया, पराजित कर दिया, तो बेचारे वो इससे डर गए, तो गुलाम रह गए। धीरे धीरे इन्होंने उनको क्या कर दिया, इन्फीरियर, मतलब निचला घोषित कर दिया कि आप नीची जाति के लोग हैं, और उनसे छुआछूत की भावना का प्रसार कर दिया। ऐसा ज्योतिराव फुले साहब कहना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ मानना उनका। जबकि साउथ इंडिया के पेरियार साहब भी यही ऐसी कुछ बात बोलते हैं। साउथ इंडिया के ईवी पेरियार स्वामी जो है वो भी इसी तरह की बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उन्होंने तो सीधा हिंदू धर्म के जो वेद और पुराण है ना, इनकी आलोचना की। कहीं ना कहीं ज्योतिराव फुले से पेरियार साहब इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, क्योंकि देखिए ज्योतिराव फुले साहब ने लिखा कि आर्यंस बाहर से आए थे, और पेरियार साहब बोल रहे हैं कि जितने भी पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो पुराने जो किताबें लिखी हुई है ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई है, ये तो बाहर से आए थे। इन्होंने हम पर राज करने के लिए किताबों का सहारा लिया, हमें डराया कि देखो हमारे पुराणों में, वेदों में ये लिखा हुआ है कि आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। वेदों और पुराणों में, यहाँ तक कि मनुस्मृति का तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की। ये मनुस्मृति में तो और ऐसी बातें लिखी हुई है महिलाओं के बारे में, कि महिलाओं को तो हमेशा पुरुष जो है उससे दब के रहना पड़ेगा, महिला का कर्तव्य है कि पुरुष की सेवा करे। तो ये कौन सा कर्तव्य आ गया? तो ये किताबों की बात है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ब्राह्मणवादी जो दृष्टिकोण भारत में फैल रहा था, उसकी आलोचना पेरियार साहब भी कर रहे थे। आइए समझ लेते हैं ना कि पेरियार साहब क्या बोल रहे थे। पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की, और उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। इन ब्राह्मणों ने, देखिए ब्राह्मणों से मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज की तारीख में जो लोग ब्राह्मण हैं, मेरा उस पर कोई भी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं है, और न ही यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये उस पुरानी कल्पना की बात हो रही है, तो इसे कृपया करके अपने ऊपर कोई ना ले, ठीक है। और अगर किसी को हताहत होता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ मैं बस वही पढ़ रहा हूँ, मैं अलग से अपने व्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण लोग जो थे, उन्होंने निचली जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे वो टॉप पर थे समाज में, बाकी निचली जातियाँ थी, तो ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व साबित करने के लिए इन्हीं पुस्तकों का सहारा लिया, क्योंकि पुराने लोग इन पुस्तकों पर विश्वास बहुत करते थे। आजकल के लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं पुस्तकों पर विश्वास। हमारा विश्वास भी रहता है कि भाई ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ, महाभारत और ये आपका रामायण, गीता, इन चीज़ों में जो लिखी हुई बातें हैं, इनको कोई झुठला नहीं सकता। और ये आज भी दुनिया को गाइडेंस देने का काम करती है, दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर सकती है, बशर्ते कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि इसको गलत तरीके से पेश किया जाए तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। शायद कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ यहाँ किया गया हो कि भाई महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व साबित करने के लिए किया गया हो, जबकि ऐसा आज की तारीख में तो इक्वालिटी आ गई है। तीसरे आदमी थे हरिदास ठाकुर, जिन्होंने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। इन्होंने भी ग्रंथों पर काफ़ी सवाल उठाए, हरिदास ठाकुर साहब। मंतुआ पंथ ने, इन्होंने मंतुआ पंथ इनने मिलकर के जो चांडाल काश्तकार थे उनके साथ काम किया, मतलब वो भेदभाव, छुआछूत की भावना खत्म करके इन्होंने उसको खत्म करने का प्रयास किया था। हरिदास ठाकुर साहब बोलते हैं कि भाई यार, ये जो ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है, जो ब्राह्मणवादी का मतलब ब्राह्मणों ने के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है, इनमें यही चीज़ है, इनमें ये जो जाति को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें कही गई। तो बोलते हैं कि यार इस पर सवाल उठाया कि सही नहीं है। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए अम्बेडकर साहब के बारे में कौन नहीं जानता। बी आर अम्बेडकर साहब ने हमेशा से जातिवाद को हमेशा से आलोचना की, कट्टर आलोचना की, खूब लिखते थे वो। जातिवाद को लेकर या जाति को लेकर के जो असमानताएं समाज में फैली थी, इसको लेकर के हमेशा अम्बेडकर साहब लिखते थे। सन 1927 से लेकर के 1935 तक उन्होंने एक अभियान भी चलाया भारत में, मंदिर में जाने का अभियान, मंदिर में प्रवेश करने का अभियान। उन्होंने मंदिरों के पुराने जो रीति रिवाज थे कि मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोगों को ही जाने का अधिकार है, निचली जाति के लोगों का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उस मंदिर में बैठे हुए भगवान आपके भी हैं। तो जब मंदिर में बैठे हुए भगवान निचली जातियों के भी हैं, तो फिर अपने ही भगवान को देखने के लिए उन पर रोक कैसी? क्या भगवान के दर्शन करने का अधिकार केवल ऊंची जातियों को है? बस यही तर्क देते हुए
B.R. अम्बेडकर साहब ने मंदिरों के में प्रवेश करना शुरू किया, मंदिरों में स्थित बावड़ी और कुओं का पानी निकाल करके उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि पुजारियों और पुराने जो रूढ़िवादी लोग थे उन पे काफ़ी गुस्सा आ गया, उनको बहुत गुस्सा है इस बात का, लेकिन फिर भी उन्होंने आंदोलन चलाया और उन्होंने इस प्रथा को तोड़ करके रखा। दोस्तों आपको पता है आज़ादी के बाद सब एक है, ये नारा बड़ा चला था कि अब हम सब एक है, कहीं नहीं ऊंच है ना नीच है, सब लोग सारा का सारा काम कर सकते थे। ये काम करने में हमें आज़ादी तक का समय लग गया, यानी इतने सालों से हम इसको बदल ही नहीं पाए। यहाँ तक कि अंग्रेज भारत में आए, लेकिन वो ये ऊंच नीच की भावना को पता नहीं क्यों वो भी नहीं तोड़ पाए। तो अम्बेडकर साहब ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जाति संरचना, समकालीन समाज का मतलब समझते हो, उस समय जो समाज था अम्बेडकर साहब के टाइम पे, समकालीन समाज में उच्च जाति संरचना पर सवाल उठाया। उन्होंने बोला ये कोई संरचना थोड़ी ना होती है, जाति को लेकर इंसान इंसान से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। अगर आप मुझे श्रेष्ठता का प्रमाण दे, शिक्षा में श्रेष्ठ है तो मैं मान लूंगा, आर्थिक रूप से सक्षम है तो वो सक्षम हो सकता है, श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन सामाजिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, सब लोग इक्वल है ना, तो फिर छुआछूत की भावना कैसे हो सकती है। एक तरफ तो आप जानवरों को छूते हो, वहाँ आपको कोई समस्या लेकिन नहीं, लेकिन इंसानों से छूने से समस्या है, तो ये कैसी दोहरा चरित्र आपका है ना। तो उनका मानना था कि भाई ये आपने जाति संरचना पर सवाल उठाया उन्होंने, और वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। उन्होंने इस आंदोलन को इसलिए नहीं किया कि खाली ये तोड़ना चाहते थे, देखिए उनका तरीका अलग था। B.R. अम्बेडकर साहब ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन इसलिए नहीं शुरू किया कि भाई मंदिर में घुसने का जो रिवाज है वो तोड़ दिया जाए। उन्होंने वो इसलिए घुसना चाह रहे थे ताकि लोगों को दिखाना चाहते थे, देखो मैंने अभी तोड़ा, ये लोग रिप्लाई में क्या करते हैं। मतलब उनने बताने का प्रयास किया कि आज मैंने कानून तोड़ा है तो देखो ये लोग कितना ऊपर आ गए और ये लोग मारने पर उतारू हो गए। यानी जो जाति व्यवस्था की जो जकड़ है, जो पकड़ है, वो कितनी मजबूत है कि ये लोग बदलाव होने ही नहीं देते। पूर्वाग्रह देखो कितना है, पूर्वाग्रह का मतलब पहले से जो सोच विकसित हो गई है उस जाति के खिलाफ वो कैसी है, ऐसा कुछ है। आपको पता ही होगा कि अंबेडकर साहब महार जाति के थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। भाई ज्योतिराव फुले साहब तो भारत के जातिवाद के खिलाफ की बात करते हैं। ज्योतिराव फुले तो हमने पढ़ा ना कि ज्योतिबा फुले क्या काम कर रहे थे, उन्होंने अपने भारत की जो जातियों पर हो रहे अत्याचार, निम्न जाति उच्च जाति, ये असमानता को लेकर के आलोचना की। तो फिर उनने जब किताब लिखी इसी जातिवाद को लेकर के, तो फिर उनने किताब अमेरिकी लोगों को क्यों समर्पित कर दी, क्या कारण था। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका में चलते थे काले गुलाम का सिस्टम, काले गुलाम और गोरे मालिक, काले गुलाम और गोरे मालिक। दोस्तों अगर आपको मैं ऐसा फोटो इमेजिन करने का बोलूं कि जरा इमेजिन करो कि एक गोरा व्यक्ति जिसके हाथ में एक रस्सी या जंजीर ही बांध लो, जो कि 4-5 लोगों के गले में लगी हुई है, जैसा कि जानवरों को बांधते हैं। दोस्तों अमेरिका में काले ब्लैक लोग जो होते थे, जो बाहर से आते थे, कुछ वहीं के भी होते थे, ब्लैक कलर की वजह से ये रेसिज्म होता था। रेसिज्म का मतलब होता है वर्ण भेद, कलर को लेकर के भेदभाव होता था। मतलब अगर आप काले रंग के पैदा हो गए अमेरिका में तो ये आपके लिए अभिशाप है, आपको जिंदगी भर गोरे लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी, ये आपकी नियति है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका जीवन यही है। तो जीवन की शुरुआत ही, मतलब अगर मैं गरीब घर से पैदा हुआ हूं तो मेरे पास 70 साल है अपनी गरीबी से हटाकर स्टेटस चेंज करने का। अगर कोई महिला पैदा हुई है तो उसके पास भी पढ़ाई के द्वारा अपना आत्मसम्मान बचाने की पूरी आज़ादी है। लेकिन अमेरिका में अगर आप गलती से ब्लैक पैदा हो गए तो फिर आप पढ़ लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, आप उस प्रथा को तोड़ ही नहीं सकते, आपके सिर पे ठप्पा लग गया है गुलामी का, ऐसा कुछ वहाँ पर था। तो बहुत सारे वहाँ के लोग थे जिन्होंने इन काले गुलामों की दास प्रथा को अंत किया। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन साहब इसमें से एक थे जिन्होंने एक काम किया, उन्होंने दास प्रथा को ही खत्म कर दिया कि ये दास वाली प्रथा नहीं होगी, अब काले और गोरे दोनों के दोनों समान कहलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ये मुक्तिवाहक लोग जो थे अमेरिका के, जिन्होंने इनको मुक्ति दिलाई, उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे। जो मार्टिन लूथर जो थे वो किंग, वो भी ब्लैक से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो ये बोलते थे कि अमेरिका में जिस तरह की दुर्दशा उन काले गुलामों की हो रही है, वैसी ही जातिवाद के कारण भारत के निचली जातियों के लिए हो रही है। उन्होंने अमेरिका के गुलाम
की दुर्दशा को भारतीय जातिवाद के से दबे कुचले लोगों यानी निचली जाति की दुर्दशा के साथ मैच किया और जोड़ करके एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब इसलिए उनको समर्पित की थी क्योंकि उन्होंने इस चीज़ से उनको निजात दिलाया था। जब अमेरिका में काले गुलामों के इस प्रथा को ख़त्म करके, दास प्रथा को ख़त्म करके वहाँ के नेताओं ने वहाँ पर इक्वलिटी ला दी थी बहुत सालों पहले, तो फिर हम कहाँ पीछे रह गए हैं? हम तो इस जातिवाद को कब से ढो रहे हैं। क्यों न इस जातिवाद को ख़त्म करके हम लोग सब इक्वल 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 हो जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस जाति का है, फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान कैसा है। तो इंसान को इंसान के व्यवहार की तरह देखना चाहिए, न कि उसकी जाति से उसका पूर्वाग्रह लेना चाहिए। हो सकता है इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन जाति से आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये चोर हो सकता है? दोस्तों ये पूर्वाग्रह ही नहीं तो और क्या है। तो ये फूले साहब की पुस्तक क्यों अमेरिकियों को समर्पित थी, आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, 1873 में फूले साहब ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, गुलामी या गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। दूसरा, फूले ने पुस्तक लिखने में 10 वर्ष अमेरिकी में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। मतलब जब उनने किताब लिखी थी उससे 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था और दास प्रथा का अंत हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि 1864-65 का वो साल था। अब्राहम लिंकन साहब उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और अब्राहम लिंकन साहब ने ही ये दास प्रथा को अंत कर किया था। इसलिए अमेरिका में अब्राहम लिंकन का इतना नाम क्यों है, क्यों लोग इतना मानते हैं? बिकॉज उन्होंने ये सारा काम किया था। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट जो हुआ, काले लोगों में से जो पहला प्रेसिडेंट बना था, वो बराक ओबामा था। सोचो कितने सालों के बाद ये परिवर्तन आया था। तो ये तो उनने किताब लिखी, 10 साल बाद किताब लिखी। फूले ने भारत की निम्न जातियाँ और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ करके देखा। इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये अभी बात मैं आपको बोल चुका हूँ, यही बात यहाँ पर उत्तर में लिखना है आपको। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 कुछ खास पॉइंट है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कारण था कि अमेरिकियों को अपनी किताब जो है वो समर्पित कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर साहब क्या हासिल करना चाहते थे? मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर साहब ने शुरू किया था 1927 से और ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे 1935 तक। 1927 से 1935 तक अंबेडकर साहब ने तीन आंदोलन चलाए, जिन आंदोलन का मेन मोटिव क्या था? मंदिरों में प्रवेश करने का। क्योंकि हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा। क्या याद होगा? आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था, एक टॉपिक था हमारा कि मंदिरों में कौन प्रवेश कर सकता है। तो मंदिरों में कौन प्रवेश कर सकता है, ये अंबेडकर साहब से जुड़ा हुआ टॉपिक था। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश कर पूरी पुरानी रीति रिवाजों, जिसमें मंदिरों में निचली जातियों को प्रवेश नहीं मिलता था, उसको तोड़ा था बी आर अम्बेडकर साहब ने। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि क्या हासिल करना चाहते थे वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि आज भी हमारे देश में जातिवाद की जो पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। कैसे ये जातिवाद का पूर्वाग्रह लोग कर देते, जैसे आपने जाति बताई वैसे ही लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। आप जब तक अपना नाम और जाति नहीं बताओगे तब तक आपके बारे में कुछ लोग सोचेंगे भी नहीं। लेकिन ये आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं चलता होगा कि भाई जैसे आपने अपना नाम बताया वैसे ही एकदम से आदमी के अंदर जजमेंट कर लिया कि यार कुछ न कुछ तो झोल है। यह जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इन सभी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो बस वो बताना चाहते थे कि इस देश में जाति की जो पूर्वाग्रह है वो कैसा है। अम्बेडकर साहब एक महार परिवार से, महार कर देता हूँ उसको मैं, एक महार परिवार से बिलोंग करते थे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीक से देख लिया था। देखिए क्या होता है, हम बचपन में हर बच्चा सेम होता है, उसकी नज़रों में सब लोग बराबर होते हैं। उसकी नज़रों में जो अंतर तब आता है जब वो स्कूल जा कर के अलग अलग बच्चों के साथ बैठता है। अगर उसके साथ उस स्कूल में भेदभाव हुआ तो वो भेदभाव को बचपन से समझ लेगा, नहीं हुआ तो उसको समानता का व्यवहार वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अंबेडकर साहब महार फैमिली से थे, जो कि निचली जातियों में से एक आती हैं। वो स्कूल जब जाना शुरू हुए तो उनको स्कूलों में क्लास के बाहर नीचे बैठना पड़ता था। लेकिन चूंकि उनको पता था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा को अहमियत देते हुए वो नीचे बैठ करके पढ़ाई करते थे। उनको लगता था कि शायद ऐसा ही सिस्टम होगा। जब पानी की प्यास लगती तो अंबेडकर साहब उस नल से पानी नहीं पी सकते थे जिस नल से ऊंची जाति के लोग पानी पीते थे। तो कहीं ना कहीं निम्न जाति के लोगों को ऊंची जातियों के नल से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था।
तो उनने बोला कि उनको जो जो ये अनुभव हो गया था जातिगत पूर्वाग्रह का, कैसे लोग जाति के हिसाब से व्यवहार बदल लेते हैं, ये बचपन में ले लिया था उनने। समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता और बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा है। वो बोलते थे कि आज की तारीख में भारत में, भारतीय समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना है हमारे देश में, मतलब सत्ता किसके हाथ में, ऊंची जाति के पास में। रॉयल ब्लड जिसको हम लोग बोलते थे, क्षत्रिय लोगों के पास में, ब्राह्मण लोगों के पास में, ये ऊपर के क्लास के थे। और इसी संरचना की वजह से क्या होता है, निम्न जातियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों आपने चैप्टर पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी था, शायद आपको वो चीज़ याद आ जाए। मैंने बताया था कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनने देखा था कि भारत में कानून की सिस्टम इस तरह से था कि एक ही अपराध की सजा ऊंची जाति के व्यक्ति को कम देते थे, लेकिन वही अपराध अगर निचली जाति का करता था उसको कड़ी से कड़ी सजा देते थे। तो सजा देने में भी असमानता थी, ये भेदभाव, असमानता, बुरा व्यवहार सब कुछ उस समय हो रहा था। तो तीसरा पॉइंट क्या है, 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर साहब ने मंदिरों में प्रवेश के 3 प्रवेश आंदोलन चलाए थे। तो इसके द्वारा वो जताना क्या प्रूफ करना चाहते थे, वो प्रूफ करना चाहते थे कि जातीय पूर्वाग्रह जो है इंडिया में, जातीय पूर्वाग्रह कितना मजबूत है, उसकी पकड़ कितनी खतरनाक है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इसमें बदलाव होना चाहिए। लोग मानते ही नहीं कि ये मंदिर में आना चाहिए, लोग मानते ही नहीं कि छुआछूत खत्म होना चाहिए। तो इतना बड़ा पूर्वाग्रह था, इतना कड़क पूर्वाग्रह था कि वो बताना चाहते थे मंदिर में प्रवेश आंदोलन के द्वारा कि देखो ये होने नहीं देंगे। ये इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है वो चीज़ पकड़ कर रखी हुई है, जिसके माध्यम से वह देश को सिखाना चाहते थे। ये सब करके मंदिर बना करके, क्षमा करें, मंदिर में प्रवेश करके, कानून तोड़ करके अंबेडकर साहब ये बताना चाहते थे, सबको दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमज़ोर किया जा सकता है। उनने बोला हमने 3 आंदोलन चलाए, सफलता भी मिली, भले ही लोग उसका विरोध करते रहे, लेकिन एक बार अगर हमने काम शुरू किया तो सामने वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे, और कमज़ोर पड़ जाएंगे तो ये जाति की जो कुरीतियाँ हैं ये भी समाप्त होना शुरू हो जाएगी। ऐसा अंबेडकर साहब का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? ज्योतिराव फुले, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन तो देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के लोग ही तो थे जो राष्ट्रीय आंदोलन, देश को आज़ाद करने का आंदोलन लेके बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी क्या कारण था कि ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर ने राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना करते थे, तथा क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? मतलब ये दोनों जो आलोचना करते थे उससे राष्ट्रीय संघर्ष में भी कुछ मदद मिली या नहीं मिली? तो बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूं कि दोनों के दोनों लोग, फुले साहब भी और नायकर यानी ये पेरियार जिसका नाम था, ये रामास्वामी नायकर साहब भी दोनों के दोनों निम्न जातियों से बिलोंग करते थे, और दोनों के दोनों का मेन मुद्दा था जाति भेदभाव। और हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय आंदोलन में जातिगत भेदभाव दिखा। मैंने आपको बताया था कि ईवी रामास्वामी नायकर साहब कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में भी भर्ती हुए, उनने कांग्रेस में जा करके काफ़ी अच्छा काम भी किया। लेकिन एक बार क्या हुआ उनके साथ में, उनको क्या किया गया, भोजन पे बुलाया गया और अलग से भोजन परोसा गया, ऊंची जातियों के लिए अलग, नीची जातियों के लिए अलग। तो उनका मन उठ गया था कि यार ये राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रहे हैं ना, ये लोग भी वैसे ही है, हम जिसके पास न्याय करने गए थे उसने ही अन्याय कर दिया, तो फिर किसका सहारा ले। फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। उन्होंने बोला जहाँ भी आपको बराबरी नहीं दिखेगी वो सब जातिवाद का खेल है। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा और मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात को देखकर गहरे चिंतित थे। ज्योतिबा फुले साहब भी बोलते थे कि ऊंची जातियों का आप क्या बोलते हैं कि वहाँ सब खुश है क्या? उन्होंने बोला कि ऊंची जाति की महिलाएं खुश नहीं, ऊंची जाति की महिलाओं को बड़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, उनको घर में बंद रखना पड़ता है, और उनके खिलाफ जो उनके लिए जो पूर्वाग्रह उनके समाज में चल रहा है, मतलब दब के रहना पड़ता था। तो उनकी दुर्दशा बहुत खराब थी, और उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालत के बारे में वो काफ़ी चिंतित थे। जबकि पेरियार साहब जो हैं, पेरियार की दलीलों और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच आत्ममंथन और आलोचनात्मक
प्रक्रिया शुरू हुई। पेरियार साहब ने जब ये काम करना शुरू किया कि भाई जातिगत भेदभाव हटना चाहिए, तो फिर उनके भाषणों से, लेखों से ये हुआ कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता जो थे उन्होंने उनसे मिल करके चर्चा करना शुरू किया कि भाई आप क्यों इसकी आलोचना करते हैं, जातिवाद में ऐसा क्या खराबी है। तो आलोचना जब बैठ के डिबेट होती है ना दोस्तों, तो कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के जरूर आता है। तो इसी वजह से ये इसकी आलोचना करते थे और इनको राष्ट्रीय उसमें संघर्ष में जो है मदद भी मिली। और एक पॉइंट और पढ़ लेते, इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया। ये आलोचना इसलिए करते थे ताकि समाज में जो असमानता वो खत्म हो। तो इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया और जाति बंधन ढीले पड़ गए। जो जातिगत जो पुराने बंधन थे कि भाई आपको महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, घर पे रखना जरूरी है, शादी वहीं करना जहाँ घर वाले चाहेंगे, ऐसी बहुत सारी बंधन जो है उनको उनसे उसके प्रति समानता का भाव आया। जाति बंध ढीले पड़ गए। छुआछूत की भावना भी थोड़ी कम हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने छुआछूत के खिलाफ मुहिम चला दी थी कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हो गया। देखिए सीधी सी बात है, देश को आज़ाद कराना है तो केवल अपर क्लास के लोग नहीं करा सकते। देश को आज़ाद कराना है तो अपर क्लास के लोगों के साथ साथ उन गरीब लोगों का साथ भी देना पड़ेगा जिनका शोषण सबसे ज़्यादा हुआ है। तो सब दोनों मिलकर के, अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों मिलकर के, पहली बात तो इसे अपर क्लास लोअर क्लास कहना ही गलत है, सब लोग एक ही क्लास के हो चुके हैं। तो इनने मिलकर के क्या किया, देश ये मिलकर के चाहते तो देश को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई अगर छुआछूत की भावना ही कम नहीं होगी तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चलेगा। जब छुआछूत की भावना कम होगी तभी तो देश में राष्ट्रीय एकता की भावना और राष्ट्रीय आंदोलन की भावना पैदा होगी और देश को आज़ाद करा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। ये magnetbrains.com क्या है? ये magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहां आपको मिलेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप जैसे ही जाएंगे टॉप कोर्सेस में, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा सीबीएसई क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम का ऑप्शन। अब आपको ऐसे ही क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लास 8 का ऑप्शन मिलेगा। बस आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करो, बाकी क्लास से आपको क्या मतलब, आप अपनी क्लास देखो जिसमें आप पढ़ रहे हो, बाकी को सिलेक्ट करने से मतलब भी नहीं, क्योंकि आपके काम आने वाला नहीं है। जो क्लास आप पढ़ना चाहते हैं उस पर करिए क्लिक। जैसे ही उस क्लास पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएंगे आपके वो टीचर जो आपको 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ भी नहीं है, जो भी टीचर को पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ वॉच नाउ, बस इस वॉच नाउ पर क्लिक करें और जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास उस सब्जेक्ट से संबंधित सारे सीक्वेंस वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसके सामने लिखा हुआ लेक्चर, जैसे ही आप लेक्चर पर क्लिक करेंगे आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। अब आपकी परेशानी हुई खत्म, आप बना सकते हैं अपने वीडियो, क्षमा करें अपने नोट्स, और कर सकते हैं अपनी क्लास में टॉप। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो लग रहे हैं बहुत अच्छे तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।